Good morning, students. I am present today along with the new topic. The new topic is the new day. So that today's topic name is nervous system. Nervous system is another physiological system which are found in the nature, and this is the very important, this is the very essential, and which participates into the coordination of all the functioning, all the mechanisms which proceeds, which precede in the cell or the particular organ. As you can say, this is the type of the system which are participating in the maintaining to the body temperature in according to the environment. So that today's topic is the nervous system. Nervous system is a very important system, essential system, because these are to the helping to the maintain to the proper body temperature in according to the environment. As you mentioned that to the about आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे नए सिस्टम के बारे में, जिसको नर्वस सिस्टम कहा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो है ये पार्टिसिपेट करता है हमारे बॉडी सिस्टम को, मतलब एक होम्योस्टैटिक प्रोसेस को, होम्योस्टैट को एक स्टेडी कंडीशन में बना के रखता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। तो वो किस प्रकार से करता है, कैसे करता है, और इसमें कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। ये इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इसका फीचर कैसा है, इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे आज। तो एक नए सिस्टम के साथ में हम इसको शुरू कर रहे हैं, नर्वस सिस्टम जिसका है। जैसे आप ये समझे कि जो जीवधारी होते हैं, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो अपने एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो एनवायरनमेंट में भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया हमेशा लगातार चलती रहती है। फिजिकल एंड द केमिकल प्रोसेसेस विच आर गोइंग ऑन एवरी टाइम इन द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में लगातार ये जो केमिकल और जिसको रासायनिक और भौतिक जो प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, तो उनको मेंटेन उनके अकॉर्डिंग जो जीवधारी होते हैं अपने आप को मेंटेन रखना चाहते हैं या मेंटेन रखते हैं। क्यों? क्योंकि तभी वो जी पाएंगे, तभी उनका अस्तित्व हो पाएगा। इसलिए क्या करता है जीवधारी जो होता है, इन भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों से जैसा परिवर्तन हमारे नेचर में, हमारी प्रकृति में चलता रहता है, उसी के अधीन से वो अपने आप को चेंज करता रहता है। यूं कहें कि वो अपने आप को जीवित रखता है। इन भौतिक और जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग में जो जीवधारी होता है, वो अपने बॉडी को मेंटेन करता है। एक ऐसे जो है इक्विलिब्रियम लेवल पे ले जाता है, जिसको हम स्टेडी स्टेट बोलते हैं। एक ऐसा स्टेट जहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होता है वो जीवित रह सकता है, या फिर अपने बॉडी को जीवित बना के रखता है, या फिर ये कहें कि अस्तित्व को बना के रखता है। तो इस हिसाब से आप ये समझेंगे कि जो एनवायरनमेंट में जितने भी भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाएं हो रही हैं, जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, उसके अनुसार जो जीवधारी होता है, या फिर हम जो एनिमल्स की बात करें, जंतु की बात करें, तो वो भी उसी प्रकार से अपने आप में परिवर्तन लाते हैं। और परिवर्तन इसलिए लाते हैं क्योंकि वो उससे अस्तित्व से जुड़ा रहता है। अस्तित्व से जुड़े होने का क्या सेंस है, हम आगे हम डिस्कस करेंगे। तो उस प्रकार की वो प्रतिक्रिया करते हैं, अपने बॉडी में चेंजेस लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं।
किसके अकॉर्डिंग? एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी बोलते हैं या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। मतलब एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप में बॉडी में परिवर्तन लाना, संगठनात्मक रूप से परिवर्तन लाना, क्योंकि उसमें भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। क्योंकि हमारे जीवन पर, किसी भी एनिमल्स के जीवन पे जो सीधा डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है वो एनवायरमेंट का होता है। तो इसलिए हम एक पर्टिकुलर हैबिटाट और लिक रीजन में रहते हैं। so that we the animals which live into the particular geographic areas or the particular habitat, so that place which are found into the environment, so directly or indirectly all the animals which including the man influencing by these factors, these are the chemical and the physical factors, or the physical, chemical and chemical reactions which are proceeding in the environment, so that according to the environment there is the animals which maintain, which adopt itself, because they are the body organization, body system, there was survival which behalf of the environment. So according to the environment, all the physiological activity, which means that the chemical processes, chemical reactions, metabolism which are proceeding due to the presence of the enzyme, and the nature of the enzyme which depend upon to the environment. If the environmental conditions which are have to the lot of the changes, so that to the body which are adapted to themselves. तो कहने का मतलब होता है एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग जो एनिमल्स होती हैं वो अपनी सारी अपने शरीर में जो है परिवर्तन लाता है, रासायनिक परिवर्तन लाता है, जिसके हिसाब से वो अपने बॉडी को मेंटेन रखता है, बॉडी की टॉलरेटिंग बॉडी टेम्परेचर रखता है, और उसी टेम्परेचर के आधार पे वो जो है सरवाइव करता है। हम आपको थोड़ा सा बेसिक्स में लेके जाएं। वी आर I was going into the level of the homeostasis and to the metabolism. दो चीजों को आपको यहाँ पे समझना है, क्योंकि नर्वस सिस्टम को तभी ज्यादा समझा जा सकता है जबकि आपको मेटाबॉलिज्म, आपको होम्योस्टैसिस और एनवायरमेंट से जुड़ी चीजों को आपको पता होना चाहिए। क्योंकि नर्वस सिस्टम में जो इम्पल्सेस निकलेंगी, जो पर्टिकुलर इफेक्टर्स के द्वारा रिसीडिंग की जाएगी, जो मैकेनिज्म रन किया जाएगा, वो तभी होगा जबकि इंफॉर्मेशन जो है आपके अंतर्गत एक कोऑर्डिनेशन के साथ निकलेगा। तो कोऑर्डिनेशन तभी होगा जब हमारी बॉडी प्रॉपर रूप से हमारे अपने एनवायरनमेंट को फॉलो करेगी और एनवायरनमेंट के हिसाब से ही परिवर्तन करते हुए अपनी प्रतिक्रियाओं को देगी, अपनी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगी, रिएक्ट करेगा। जैसे हम कहें कि अगर हम कोई पर्टिकुलर फंक्शनिंग पर रिएक्ट करते हैं तो वो हमारे उसके अगेंस्ट रिएक्ट करते हैं। तो उसी प्रकार से हम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के जैसा एनवायरनमेंट कहता है या फिर जैसे एनवायरनमेंट इन्फॉर्म करता है, उसी प्रकार से हर एनिमल, हर ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी में परिवर्तन करता है, अपने बॉडी को मेंटेन करता है, अपनी बॉडी को टॉलरेट करता है, अपने आप बॉडी को रिटेन रखता है, क्योंकि तभी उसकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, तभी उसकी जो है वाइटल एक्टिविटीज प्रोसीड हो सकती हैं। अदरवाइज वो जो है लैग कर जाएंगी, और लैग कर जाएंगी तो उसकी मृत्यु होने की संभावना पूरी हो जाएगी। तो इसलिए हम दो चीज़ों को, पहले दो एस्पेक्ट को यहाँ पे लेते हैं, दो चीज़ों को यहाँ पे प्रोसीड करते हैं, जिसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि नर्वस सिस्टम का जो पूरा नर्वस सिस्टम और जो उसका न्यूरॉन्स है और उसमें जो मैकेनिज्म परफॉर्म किया जाता है वो कैसे होता है। तो पहले दो चीज़ें, पहले तो मैंने कहा कि होम्योस्टैसिस क्या है, व्हाट अबाउट होम्योस्टैसिस। Into the literally or generally we can say that is the state, a condition which are maintained by the animals for that the survival. So in which the animals which maintain their temperature,
अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, या फिर आपने ये समझा है कि बार बार एडॉप्टेशन की प्रक्रिया। आप समझिए एडॉप्टेशन की प्रक्रिया क्यों होती है, क्यों एडॉप्ट कोई एनिमल्स एडॉप्टेशन करेगा, क्यों एडॉप्टेशन की जरूरत पड़ेगी, एडॉप्टेशन हम क्यों करेंगे। एडॉप्टेशन भी एक मैकेनिज्म है जो कि इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से हर जगह पे, ये जो अर्थ है वो अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन हर जगह पे अलग अलग होता है। तो जितने भी जीवधारी होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं, वो भी उनके उस इन्वायरमेंट के अगेंस्ट में, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो जहाँ पर भी वो रहते हैं, जिस हैबिटेट में रहते हैं, उसके अगेंस्ट उसके हिसाब से अपने बॉडी में परिवर्तन करते हैं, अपने बॉडी स्ट्रक्चर में परिवर्तन करते हैं, अपने फिजियोलॉजी में परिवर्तन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको जीना है, उनको सर्वाइव करना पड़ेगा। सर्वाइव करना है तो वो इन्वायरमेंट जैसा जैसा चेंज होगा वैसे वैसे वो अपने जीने के लिए उसमें एडॉप्टेशन लाते जाएंगे। तो आप कह सकते हैं एडॉप्टेशन इज द मैकेनिज्म व्हिच आर द एनिमल्स व्हिच लिव इनटू द पर्टिकुलर एरियाज एंड वेयर द अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट दैट द चेंज अब फिजियोलॉजी अपनी फिजियोलॉजी को चेंज कर लेता है और अडॉप्ट कर लेता है, तो वो एक एडॉप्टेशन पर्टिकुलर रीजन होता है। उसी एडॉप्टेशन के आधार पर अलग अलग प्रकार के एनिमल्स होते हैं, जैसा आप जानते हैं टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक है, एर्बोरियल है और एरियल होते हैं। तो ये रही एडॉप्टेशन की बात। मैंने ये बताया कि एडॉप्टेशन क्यों करता है, क्योंकि उसको जीना है। अब ये एडॉप्टेशन पर क्या होगा, एक कांस्टेंट फीचर होना चाहिए, जैसे जो होमोस्टैट क्या है, हजारों लाखों जो है केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में प्रत्येक जो कोशिका होती है उसमें होते रहते हैं, सेल में होते रहते हैं। तो वो क्यों होते हैं? कुछ डिग्रेडिंग होते हैं, कुछ सिंथेटिक होते हैं, क्योंकि सेल में कुछ चीजें जो एसेंशियल चीजें जो बल्कि बननी भी चाहिए और जो है जो हम इन्वायरमेंट से प्राप्त करते हैं भोजन के रूप में, वो डिग्रेड भी होना चाहिए जिससे कि हमको एनर्जी मिले और वही एनर्जी फिर से किसी सिंथेटिक प्रोसेस में बनने के लिए प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा। तो ये प्रक्रिया हमेशा चलनी चाहिए। तो आप देखें तो अब क्या है, हम एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहें। अब इन्वायरमेंट का जैसे इफेक्ट पड़ेगा तो उस इन्वायरमेंट के इफेक्ट के आधार पर या अकॉर्डिंग हम अपनी बॉडी में या कोई भी एनिमल्स अपनी बॉडी में परिवर्तन करना चाहेगा। यूं कहें कि एक ऐसा स्टेट लाना चाहेगा जिसमें उसकी फिजियोलॉजी चलती रहे, वो जीवित रहे। उस जीवित अवस्था में रहने के लिए वो अपने आप में उस जैसा एनवायरमेंट ऑर्डर करता है, जैसा इंफॉर्मेशन करता है, उस हिसाब से हमें अपने आप में मॉडिफिकेशन रखना पड़ता है। तो हम अपने बॉडी को मॉडिफाई करते हैं, वैसे कैरेक्टर को, वैसे फंक्शन को, वैसे फिजियोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं। तो उसी एनवायरमेंट के हिसाब से हमारी जो बॉडी होती है, ह्यूमन बीइंग की बॉडी या किसी एनिमल की बॉडी, तो वो क्या करती है, एक इक्विलिब्रियम लेवल, एक ऐसा टेम्परेचर रखती है जिस टेम्परेचर पे हमारी फिजियोलॉजी हो सके, वर्क कर सके, वो पूरा का पूरा वर्क कर सके। तो उस टेम्परेचर बनाने के लिए ये एक स्टेडी स्टेट लाना पड़ता है, क्योंकि मैंने कहा कि lot of the chemical reactions which are proceeding in the tissues for the energy production and the synthesis, which means that to the survival, so that to the in accordance to the environment, the body temperature which are maintained. तो उस स्टेडी स्टेट को लाने के लिए हमारी बॉडी टेम्परेचर जब मेंटेन हो जाती है वो एक पर्टिकुलर स्टेडी स्टेट में चली जाती है, और इसी स्टेट को होम्योस्टेट बोलते हैं। होम्यो इज द सेम अनस्टेट कंडीशन। जब एक कंडीशन आ जाएगी, एक पर्टिकुलर कंडीशन हमारी बॉडी की होगी, तो वो बॉडी टेम्परेचर पे होती है, क्योंकि हमारी एक बॉडी पर्टिकुलर बॉडी टेम्परेचर होता है, उसी पे फिजियोलॉजी होगी। तो जैसे इन्वायरमेंट किया, अब आप देखिए डिफरेंट टाइप्स जो है वो सीजन्स होते हैं। रेनी सीजन है, समर है, विंटर है। तो हर सीजन में हम अपने आप को उस हिसाब से क्या करते हैं, ढाल लेते हैं, अपने आप को जो है अडॉप्ट करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे, और उसी बॉडी टेम्परेचर को हम जो है क्या कर देंगे, मेंटेन करेंगे। तो अब बॉडी टेम्परेचर मेंटेन क्यों होना चाहिए? क्योंकि एंजाइमेटिक एक्शन तभी होगा
हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। केमिकल रिएक्शन किसके किसके आधार पे होता है? एंजाइम के आधार पे। तो अगर एंजाइम कोलैप्स कर गया, एंजाइम जो है अब डीनेचर्ड हो गया, तो हमारी कोई भी केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे। जब केमिकल रिएक्शन नहीं होंगे तो एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा, सिंथेसिस नहीं होगी, तो हमें तो हमारा जो सिस्टम है वो लैग करने लगेगा और धीरे धीरे पर्टिकुलर डिजीज होते होते हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए होम्योस्टैटिस एक स्टेडी कंडीशन इस केमिकल रिएक्शंस में होते रहते हैं, और जो प्रतिपल ये हजारों लाखों जो केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, उसी से हम जो है सर्वाइव होते हैं, उसी से हम जीते रहते हैं, जीवित रहते हैं, और उसी कंडीशन पर एक स्टेडी स्टेट, एक इक्विलिब्रियम लेवल पे हमारा जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है और ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये आपने देखा कि होम्योस्टैट और मेटाबॉलिज्म, जो केमिकल रिएक्शन बार बार हम कह रहे हैं वो क्या है? मेटाबॉलिज्म है, वही प्रोसीड करता है। और जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन एंजाइम की उपस्थिति में जो है वो प्रोसीड करता है। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ में जब आप एक जो है टेम्पोररी कंपाउंड बनाता है, आपके बैड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो इसलिए उसकी उपस्थिति अनिवार्य है। पार्टिसिपेट तो नहीं करेगा, लेकिन उसको इनिशिएट करता है, प्रारंभ करता है, इसलिए उसकी उपस्थिति है। तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो है जो है काम करता है, जो कि रेंज होता है 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। तो ये बेहतर माना जाता है। इस टेम्परेचर पे ना वो डिनेचर्ड होता है, ना कोलैप्स होता है। अगर वो जब 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर चला जाएगा तो वो जो एंजाइम होगा, तो एंजाइम की प्रोटीनेशियस इन नेचर होता है, तो वो कोलैप्स कर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और अगर वो जो है व्हेन द टाइम ऑफ द टेम्परेचर विच आर गोइंग इनटू द बिलो, दैट इज द ये डीनेचर्ड हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन में एंजाइमेटिक एक्शन होगा नहीं। तब जब एंजाइम नहीं होगा तो फिर केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे, और केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे तो फिर आपको एनर्जी नहीं मिलेगी और सिंथेसिस नहीं होगा, तो आपको वो एसेंशियल मटेरियल प्राप्त नहीं हो पाएगा, एनर्जी प्राप्त नहीं हो पाएगी, जिससे कि आपकी और प्रक्रियाएं चल सके, जिससे धीरे धीरे आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपने होम्योस्टैटिस और मेटाबॉलिज्म में रिलेशन देखा, और एडाप्टेशन के संदर्भ में समझते हुए आपने ये समझा कि किस प्रकार से एनिमल जीता है। तो हमने इन बार बार एनवायरमेंट की बात की और एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है रिएक्शंस की बात की। तो आप ये समझे कि एनवायरमेंट से हम कैसे एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को किस प्रकार से अडॉप्ट करते होंगे, किस प्रकार से अपने आप को जो है एक स्टेडी स्टेट में लाते होंगे। क्या ऐसी कोई फंक्शनिंग होती है, क्या ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन हमारे बॉडी में, कोई पर्टिकुलर सिस्टम है जिसके माध्यम से हम जो है इस इन्वायरमेंट के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते होंगे, और कलेक्ट करने के आधार पे हम जो है मैकेनिज्म को परफॉर्म करते होंगे। तो आप देखते हैं कि जैसे आप देखिए लोअर फॉर्म्स ऑफ द जो एनिमल्स होते हैं, जैसे तो अब हमने कहा जैसा कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें अपने आप को ढालना है, कोई भी एनिमल्स को ढालना है, तो उसमें एक पर्टिकुलर टाइप का जो है नर्वस सिस्टम होता है। अब ये नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम की जो यूनिट होती है वो न्यूरॉन होती है। तो न्यूरॉन जो है मिलियंस ऑफ द न्यूरॉन्स जो है आपस में मिलके एक कॉम्प्लेक्स टाइप के नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करती है, जिससे कि वो इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से, सेंसरी सेल के माध्यम से। सेंसेस जो है वो ब्रेन तक जाता है, और ब्रेन से इफेक्टर के माध्यम से जो हमारी जो टिश्यू ऑर्गन्स और ग्लैंड्स होती हैं, जो मसल्स होती हैं, वहाँ पे परफॉर्म करती हैं। एक हमने एक रूपरेखा बताया, एक संरचना बताई कि जो नर्वस सिस्टम है कैसे काम करेगा। तो इसके लिए तो मैंने बताया कि क्या हम ये जाने, just consider that to the all animals which are have to the same type of the nervous system or different types or primary सिंपल टाइप और कॉम्प्लेक्स टाइप। तो अलग अलग जो एनिमल्स होंगे वो अलग अलग जो है नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन्स को कंटेन करते होंगे। जो लोअर फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स होती हैं, जो अमीबा होती है, स्पॉन्जेस होती है, इसमें सिंपल टाइप के नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं। एकदम सिंपल मतलब कम्युनिकेशन यहाँ पे ज़्यादा नहीं होता, सिंपल न्यूरॉन्स होती हैं वहाँ पे। इसी प्रकार से ऐसे ही इनवर्टिब्रेट, जो इनवर्टिब्रेट खासकर हम बात कर रहे हैं, तो गैंगिला कॉम्प्लेक्सर्स और जो है इनकी मदद से वो एसोसिएट करके अपने आप को परफॉर्म करती है। तो हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि जो अमीबा होता है इन द लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच कैन से दैट टू द अमीबा विच इंटरप्रेट
which receive and represent to the their activity. जो अमीबा होता है या फिर लोअर फॉर्म ऑफ एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली जो उसका टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ पे जो जीन होते हैं उसके नियंत्रण में ही ये जो इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन है या फिर जो कहें हम एडॉप्टेशन है ये कर लेती हैं, जीनिक कंट्रोल में होता है। जबकि जो हायर फॉर्म ऑफ एनिमल है जिसमें टिश्यू लेवल से बढ़ के ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो गया है, मतलब कि ऑर्गन्स जो है ऑर्गन्स में कन्वर्ट हो चुके हैं वो, तो आप जानते हैं जो हायर एनिमल्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स इन नेचर होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं, तो उनमें जो नर्वस सिस्टम है वो भी कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स होने के कारण वो डायरेक्टली जो है सेल्स के द्वारा ये जो नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग को फॉलो नहीं करता। उसके बाद वो क्या करता है, वो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे और कम्युनिकेट करके ही काम करते हैं। मतलब यहाँ पे एक टाइप का कोऑर्डिनेशन होगा। और जैसा मैंने हमेशा लेक्चरों में रेफरेंस किया है, बताया है आपको कि ऑल द organs which are communicated to each other, that is formed to the coordinating system, which means that to the all the systems which communicated to each other, that means to the which perform a particular function, and on the behalf of this particular functioning, that to maintain our entity. तो इस प्रकार से हम जो है अपने एंटिटी को बचा के रख पाते हैं, पूरे ऑर्गन्स कम्युनिकेट होकर काम करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, अगर हम किसी कंडीशन में, अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझे, कोई एक कंडीशन ऐसी हो जहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे हमने सांप को देखा और सांप को देखने के बाद हम भागने की प्रतिक्रिया करते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से हमारे बॉडी में क्या हो, प्रतिक्रिया हो, एक्टिविटी हो, या फिर वो जो है फीचर्स यहाँ पे क्रिएट हो। तो वो फीचर्स किसके द्वारा क्रिएट किया जा रहा है, उस इन्वायरमेंट के द्वारा। अब इस इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीजें हैं, तो जो इन्वायरमेंट या जो इन्वायरमेंटल थिंग्स है या फिर कोई भी किसी भी प्रकार के सबस्टेंसेस हैं जिनके द्वारा हम प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर होते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं या प्रतिक्रिया करने के लिए जाते हैं, तो उसको बोला जाता है स्टिमुलाई, उत्प्रेरक कह सकते हैं आप। यहाँ पे प्रेरक है ये, जिसके बिहाफ पे ही हम फंक्शनिंग करेंगे, या ये कह सकते हैं कि जो नर्वस सिस्टम का जो वर्क है वो उसी के द्वारा होगा। तो जैसा मैंने एग्जाम्पल के दौरान ये कहा कि अगर ये हायर एनिमल्स की बात करें जिसमें कॉम्प्लेक्स टाइप का नर्वस सिस्टम पाया जाता है, वहाँ पे सब ऑर्गन्स कम्युनिकेट हैं, कोऑपरेट करके एक कोऑर्डिनेशन स्टेबल करती हैं, कोऑर्डिनेशन बनाती हैं, जिनके आधार पे पूरी फंक्शनिंग होती है। तो दैट इज टेक टू द एग्जांपल व्हेन द सी टू द स्नेक एंड वी जस्ट गो रन अवे फॉर टू देयर सर्वाइवल। तो जब देखने के बाद वहाँ से जब भागने का प्रयास करते हैं, तो आप सोचिए कि क्या कोई एक सिस्टम, एक ऑर्गन के आधार पे हम भागने की प्रक्रिया या फिर दौड़ने की प्रक्रिया कर सकते हैं? हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज पॉसिबल दैट टू द परफॉर्मिंग टू रनिंग if the tree any kind of stimuli in the form of the snake when the run away, that's too possible. How is the possible? How is the make to the this type of the functioning? Yes or no? No. Particularly the single organs which are not performed, that is not worked to the in the running. कहने का मतलब होता है कि एक कोई ऑर्गन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, पार्टिसिपेट नहीं करता, और वो विभिन्न प्रकार की जो ऑर्गन्स हैं जिनका उनका फंक्शन है वो जब आपस में मिलते हैं तभी फंक्शनिंग हो सकती है।
तो आप देखिए जब रनिंग करते हैं तो क्या होगा। अब आप देखिए एक स्टिमुलाई है स्नैक, स्नैक कहाँ पे इन्वायरमेंट पे पाया जाता है, तो उस स्नैक को देखा किसने, आइस। आइस क्या होती है, सेंसरी, अभी हम आगे इसके थोड़े से टॉपिक में बताएंगे। अभी क्या है ये सेंसरी, यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन्स होती है, इसका कनेक्शन ब्रेन से होता है। और तब जैसे ही देखते हैं तो ये जो यहाँ से देखने का जो इंफॉर्मेशन है, ये देखा और कि हमको भागना है, पैर के द्वारा इंफॉर्मेशन, क्योंकि भागने की प्रक्रिया कैसे होगी, पैर से होगी, ये यहाँ के मसल से होगी। तो जब मसल को जब तक इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, तो आप सोचिए कि जैसे ही आपने इस सेंसरी ऑर्गन जो आइज है, इसमें सेंसरी ऑर्गन होती है, वहाँ की मदद से जैसे ही आप देखते हैं तो ये सारे इंफॉर्मेशन ट्रैवल करके, ये ट्रांसमिट करके आपके ब्रेन तक पहुँचते हैं, और ब्रेन से जो ब्रेन डिसाइड करके तुरंत एक्शन से इंफॉर्मेशन जो है आपके मसल्स तक पहुंचाता है। तो मसल्स तक जो पहुंचाता है, तो ये जो प्रतिक्रिया होती है वो एक हार्मोन के द्वारा होती है, जिसको वहाँ पे एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। तो हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताएंगे, आगे की कंडीशन में हम आपको बताएंगे कैसे प्रक्रिया होती है। तो उस समय जो हमारी लेग्स की मसल्स होती हैं, पैरों की जो मसल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, वो दौड़ने की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करती है। लेकिन जब वो दौड़ती हैं तो उनको क्या चाहिए, उनको एनर्जी चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी चाहिए तो फिर जो है ग्लूकोज होना वहाँ पे होना पड़ेगा। अब ग्लूकोज को डिग्रेड करके जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, उसके लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी पड़ेगी। तो आप देखिए जैसे ही ये रन अवे की प्रक्रिया होती है, तो तुरंत इंफॉर्मेशन पैरों के जो लेफ्ट जो वहाँ पे मसल्स में जाता है, मसल्स क्या करती हैं, वो तुरंत दौड़ने में लग जाती हैं। लेकिन जैसे ही दौड़ेंगी तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी का प्रोडक्शन होने लग वहाँ पे चाहिए, तो एनर्जी की खपत होने लगती है। जब एनर्जी की ज़्यादा खपत होगी तो ग्लूकोज की और ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पे, वो ब्लड से ग्लूकोज और ऑक्सीजन को लेने लगती है, और वहाँ पे अपनी प्रक्रिया वो एनर्जी वहाँ पे परफॉर्म होने लगता है, एनर्जी प्रोड्यूस होने लगता है, और उस एनर्जी के माध्यम से ये मसल्स जो है वहाँ पे काम करने लगती है। लेकिन अब ये जो ब्लड और ग्लूकोज में का जो मेंटेनेंस है वो लगातार उस समय बना रहे, तो वो जो लीवर होती है वो भी इस फंक्शनिंग में आ जाती है। मतलब लीवर जो है जिस ग्लाइकोजन को उसने स्टोर किया है, वो उस समय ग्लाइकोजन से ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ग्लूकोज इन द लीवर, that to the break down into the once again to the glucose due to the process of to the glycogenolysis। तो glycogenolysis प्रोसेस के माध्यम से वो फिर से ब्लड में उसको क्या करने लगेगा, वहाँ पे रिलीज करने लगेगा, ग्लूकोज को रिलीज करने लगेगा। लेकिन जब ग्लूकोज को रिलीज करता है तो ग्लूकोज को डिग्रेड होना है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जाना है, तभी प्रोडक्शन होगा। तो प्रोडक्शन, एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होगी। तो ब्लड में जितना ऑक्सीजन है वो वहाँ पे जाने लगता है ग्लूकोज के साथ में। लेकिन जबकि आप रनिंग कर रहे हैं तो उस समय ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए ग्लूकोज की खपत हो रही है। तो जब ग्लूकोज की खपत ज़्यादा होने लगती है तो उस समय ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है। तो ऑक्सीजन की डिमांड के लिए देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व होगा, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे इन्वॉल्व होगा, ऑक्सीजन जो कि इंस्पायरेशन मैकेनिज्म से इन्वायरमेंट से आपके बॉडी में जाता है थ्रू द लंग्स, वो मतलब ब्रीथिंग मैकेनिज्म परफॉर्म करेगा, मतलब रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होने लगेगी। अब देखिए, अब जबकि ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए, ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए इंस्पायरेशन की प्रक्रिया होती है, तो अब ये पहुंचाएगा कौन, अब यहाँ पे जो हार्ट होगा, जो हार्ट बीटिंग होगी वो बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा चाहिए। तो ऑक्सीजन कैसे जाता है, थ्रू द ब्लड जाएगा, तो ब्लड जाएगा तो फिर हार्ट बीटिंग की प्रक्रिया भी बढ़ जाती है। तो आपने देखा इस प्रकार से आपका क्या नर्वस सिस्टम, सेंसरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी सिस्टम, और इवन यहाँ तक कि जो आपका जो लीवर है, मतलब सारे जितनी भी ऑर्गन्स या सिस्टम आप कह सकते हैं, आप इट कंसीडर ऑल सिस्टम विच आर कम्युनिकेटिंग एंड पार्टिसिपेट टू इट
टुगेदर, दैट इज टू द कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेशन बनाता है और तब जाके हम फंक्शनिंग करते हैं। इसमें से कोई एक भी अगर फंक्शन नहीं कर पाएगा या फिर उसकी फंक्शनिंग जो है गड़बड़ होगी, वो लैग करेगी, तो सिस्टम बिगड़ जाएगा और धीरे धीरे वो हम उस प्रोसेस को नहीं कर पाएंगे, हम अस्तित्व को अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। इसलिए इस कोऑर्डिनेशन को करना पड़ता है। तो बॉडी जो है, हमने हमेशा आपको बताया है, ऑलवेज I was described to the body which maintains to the coordinating system. There are the two kinds of the coordinating system which found in the body, that is the nervous system and the hormonal system, humoral system. नर्वस सिस्टम के रूप में और हार्मोनल सिस्टम के रूप में दो कोऑर्डिनेटिंग जो है सिस्टम हमारे बॉडी में होते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, जिसके आधार पे ही हम कोई प्रतिक्रिया, कोई फंक्शनिंग, कोई मैकेनिज्म, कोई प्रोसेसेस हमारी बॉडी में हो सकते हैं और जिसके आधार पे हम जीवित रह सकते हैं। तो नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम, आइए देखते हैं नर्वस सिस्टम क्या है। नर्वस सिस्टम दो नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम, पहले हार्मोनल देख लेते हैं। जो हार्मोन्स होता है वो प्लांट और एनिमल्स दोनों में पाया जाता है, दोनों के एज कैरेक्टर के रूप में वहाँ पे पाया जाता है। वहाँ पे इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, इंडोक्राइन सेल्स पाई जाएंगी, जहाँ पे वो उसका सिक्रीशन होता है, वो ब्लड में सिक्रीट करके जिस बॉडी पार्ट में, जिस मसल्स में ग्लैंड से कोई भी मैकेनिज्म परफॉर्म होना है, वहाँ तक मैसेज लेके जाएगी और मैसेज इंफॉर्मेशन को पहुंचा देगी, और जैसे ही इंफॉर्मेशन को पहुंचाएगी तो वहां से फंक्शनिंग हो जाती है। इसका मतलब वो इंफॉर्मेशन को क्या करती है, कलेक्ट करके वहां तक पहुंचाती है, इंफॉर्मेशन को कंडी करती है। और हार्मोन्स होते हैं वो केमिकल मैसेंजर होते हैं, केमिकल इनका ऑर्गेनाइजेशन है, मैसेंजर के रूप में काम करते हैं, और वो वहां से लेके किसी पर्टिकुलर बॉडी जो ऑर्गन से सिक्रीट होके ब्लड के माध्यम से उस टारगेट टिश्यू ऑफ ग्लैंड तक पहुंचते हैं, जहां से कोई भी पर्टिकुलर फंक्शनिंग परफॉर्म की जाती है या होती है। तो ये रहा जो कि प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। अब जो नर्वस सिस्टम है, वन ऑफ द पेक्यूलियर एंड टू द कॉम्प्लेक्स सिस्टम इनटू द हायर एनिमल्स, पर्टिकुलरली इनटू द एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स में सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप का नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम, क्योंकि इसमें मिलियंस ऑफ द न्यूरॉन्स होती है। जो न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम की यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड टू द न्यूरॉन is formed to the neuroectodermal cells। हमें अभी बताएंगे कैसे क्या है। तो उस न्यूरॉन के माध्यम से बनता है नर्वस सिस्टम, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। हर बॉडी पार्ट में न्यूरॉन्स फैले रहते हैं, स्प्रेड टू द ऑल द बॉडी पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन्स, एंड दैट इज द विच कम्युनिकेटेड टू द डिफरेंट पॉइंट्स which make to the complex nervous system। तो कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम को ये बनाते हैं जिसके आधार पे हम, तो ये क्या करते हैं, ये जो किसी भी स्टिमुलाई से स्टिमुलेट होकर जो इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में पहुंचाना होता है, ट्रांसमिट करके इम्पल्स निकलती हैं, इम्पल्सेस के फॉर्म में ट्रांसमिशन होता है, और वो ट्रांसमिट करके दूसरे बॉडी पार्ट में पहुंचाती हैं, जहाँ पे हम इफेक्टर उसको बोल सकते हैं। अभी हम बताएंगे मोटर न्यूरॉन्स होती हैं जो इफेक्टर्स के फॉर्म में फॉर्म करती हैं, और उस प्रकार से हम जो है किसी भी प्रक्रिया को इमीडिएट परफॉर्म कर सकते हैं। हार्मोन और नर्वस सिस्टम में एक अंतर है, हार्मोन थ्रू द ब्लड काम करता है और इसीलिए वहाँ पे वो टाइम लगता है, जबकि जो नर्वस सिस्टम होता है वो मिली सेकेंड में वर्क करता है, तुरंत एटमस प्रक्रिया होती है, पलक झपकते ही प्रक्रिया होती है, जिसमें आपको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। हम इन सारी चीज़ों की चर्चा कुछ अगले चैप्टरों में करेंगे, लेकिन पहले आज समझते हैं कि बेसिक चीज, तो वहाँ पर वो तुरंत मिली सेकेंड में वर्क करता है, क्योंकि ये इम्पल्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है। लेकिन ये ट्रैवल तभी हो सकता है जबकि सबस्टांसेस, केमिकल सबस्टांसेस जो न्यूरो ट्रांसमीटर सबस्टांसेस के फॉर्म में वहाँ पे न्यूरॉन्स में पाई जाती है, वही इसको ट्रैवल कराती हैं। और तो ये जो है न्यूरो इंडोक्राइन
सिस्टम भी होता है जहाँ पे न्यूरॉन्स और जो हमारी एंडोक्राइन सेल्स होती हैं आपस में कम्युनिकेट करके पूरे सिस्टम को परफॉर्म करती हैं, हमारी स्टेबिलिटी को बराबर करती है, हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, हम स्टिमुलेशन को प्राप्त करते हैं, हम सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके हार्मोन्स के थ्रू या फिर जो है इम्पल्स के माध्यम से उस पर्टिकुलर पार्ट में भेजते हैं जहाँ पे फंक्शनिंग होनी है। So both of the system, endocrine system and the nervous system, which communicated to which come close to each other, form to the neuroendocrine system. Both of the system is the very important and have to the in the function doing to the particular system for that to the maintaining, interpreting, receiving to the information and performing to the particular functioning for that to the survival. So ये दो प्रकार के सिस्टम हमने आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। अब हम आपको बताते हैं कि जैसा मैंने कहा कि नर्वस सिस्टम जो है वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, वो स्पेशलाइज्ड सेल्स को न्यूरॉन्स बोलते हैं। न्यूरॉन्स में हम बताएंगे आपको जो कि न्यूरोब्लास्ट सेल्स से बनती हैं और एक ग्लियल सेल्स होती है, न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं, वो उसकी पार्ट्स होती हैं, उसको सपोर्ट करती हैं, प्रोटेक्शन करती हैं, ये इसकी चर्चा आएगी। लेकिन हम बता दें आपको ये स्पेशलाइज्ड सेल्स क्या करती है, मतलब द एनिमल्स व्हिच आर हैव टू हैव evolved a particular system for that to the collect to the information through the stimuli and interpret to the one of the most important factors of the survival valued in the natural selection is the capacity of the animals to obtain and coordinate information for their environment. Environment में अपने आप को सर्वाइव रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम, एक पर्टिकुलर कैपेसिटी जो है एनिमल्स में पाई जाती है, जो कि नेचुरल सिलेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं और वो नेचुरल सिलेक्शन करते हैं। तो वो कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम को इस नर्वस सिस्टम के माध्यम से और ये न्यूरल सिस्टम के माध्यम से परफॉर्म करते हैं। तो जो एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट में स्टिमुलाई क्या होते हैं, जो इन्वायरमेंट है वो उसमें जो इन्वायरमेंट से संबंधित इन्वायरमेंट जो अब भाई इन्वायरमेंट में बहुत सारे जो है रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे बहुत सारे टैक्सेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमको स्टिमुलेट करते हैं। स्टिमुलाई किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, वो मैकेनिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, किसी भी फॉर्म में एनी काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ द स्टिमुलाई विच इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल और अदर्स, सो दैट इफ these kinds of stimuli which stimulated to the animals, that animals which are have to the information through the sensory cells, sensory organs, and that information will reach into the brain, and the brain which is a part of the central nervous system, and that to the given to the information in the form of the impulses and go in that region where are the motor neurons are the effectors which are work which of the done, जहाँ पर पूरा का पूरा वर्क होगा। मतलब किस प्रकार की एक स्टिमुलाई के अगेंस्ट में कोई भी स्टिमुलेशन अगर होता है तो जो एनिमल्स उस स्टिमुलेशन को प्राप्त करेगा, तो उस स्टिमुलेशन को प्राप्त करने के बाद जो है वो जो है प्रतिक्रिया करता है। तो उस नर्वस सिस्टम में हमें यही लिखा है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द सर्वाइवल वैल्यू, एक विशेष प्रकार का जो इम्पोर्टेंट फीचर है सर्वाइवल के लिए नेचुरल सिलेक्शन में, मतलब नेचुरल सिलेक्शन में जो एक सर्वाइवल के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स है इज द कैपेसिटी ऑफ एनिमल्स टू ऑब्टेन एंड कोऑर्डिनेट इंफॉर्मेशन। उस एनिमल्स में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उसको कोऑर्डिनेट करना किससे, एनवायरनमेंट से। तो ये एक प्रकार की जो इम्पोर्टेंट फीचर होता है जो कि नेचुरल सिलेक्शन में एक इम्पोर्टेंट
सर्वाइवल वैल्यूज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं और उस प्राप्त करने के बाद जो है उसको ट्रांसमिट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और कोऑर्डिनेशन हमारा वो एनवायरनमेंट से होता है। तो उसके बाद क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड टिश्यूज व्हिच आर रिसीव एंड इंटरप्रेट स्टिमुलाई हैव इवॉल्वड इन द मोस्ट एनिमल्स। In the most animals, which are the particular cells and the tissues which can receive to the receive and the interpretation, receive करेंगे और उसको रूपांतरित करेंगे, व्याख्या मतलब आगे की तरफ बढ़ाएंगे, इंटरप्रेट स्टिमुलाई एंड इवॉल्व, मतलब एक विशेष प्रकार का जो है सिस्टम इवॉल्व होता है। ड्यूरिंग टू द evolution, evolution is the process, very important process for that to the from to the lower to the higher animals, and further complexity which are found into the nervous system of the higher animals, particular human beings, so that they evolved to the particular organization through the special type of the cells which receive and interpret information which are collecting by to these of the cells, and then which are interpret, which are translate, which are sent or the transmitted to the these are the information in the form of the impulses। तो कहने का मतलब होता है कि इसके माध्यम से वो जो है वो सारी इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करती हैं, लेके जाती हैं। स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड टिश्यूज व्हिच कैन रिसीव एंड इंटरप्रेट स्टिमुलाई हैव इवॉल्वड इन द मोस्ट एनिमल्स। तो अब यहाँ पे देखिए आप द नेटवर्क ऑफ द नर्व सेल्स एंड फाइबर्स व्हिच ट्रांसमिट nerve impulse between the part of the body. The network of the nerve cell, that admins कहते हैं that to the other units of the nervous system in the nerve cell or the neuron. They are different names. Network of the nerve cell and fibers which transmit nerve impulses. The information which are goes from the one body part to the other in the form of the impulses between parts of the body। जितने पूरे बॉडी पार्ट्स में जो इंफॉर्मेशन है वो उस नर्व सेल के नेटवर्क के माध्यम से पहुंचता है। जो तो ये पूरा जो नेटवर्क है वो उसी को हम बोलते हैं। तो हम देखते हैं, आगे चलते हैं कुछ ये थोड़ा सा हम नर्वस सिस्टम को इसके डिफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। द नर्वस सिस्टम इज अ हाईली कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द एनिमल। जो नर्वस सिस्टम होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स एनिमल्स का पार्ट होता है। दैट कोऑर्डिनेट एक्शन एंड सेंसरी इंफॉर्मेशन, जो कि सेंसरी इंफॉर्मेशन को और उसके एक्शन को कोऑर्डिनेट करता है कैसे के द्वारा, बाय ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स टू ट्रांसमिटिंग सिग्नल, जो ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन होता है इंपल्स के फॉर्म में, उसको सिग्नल्स के फॉर्म में भेजता है एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि नर्वस सिस्टम इज द टाइप ऑफ सिस्टम which is the very complex part of the animal that coordinates its action and sensory information by the transmitting signals to and from the different parts of the body। नर्वस सिस्टम के माध्यम से जितनी जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव किया जाता है वो इम्पल्स के फॉर्म में रिसीव किया जाता है और उसके बाद जो है ट्रांसमिट किया जाएगा इम्पल्स के फॉर्म में, वो एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में किया जाता है। तो बार बार कहा जाता है कि एक्शन करेगा तो मैंने कहा एटमस जो एक्टिविटी होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो तुरंत होती है नर्वस सिस्टम में। तो ये देखिए यहाँ पे बार बार कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, इसलिए हम बार बार आपको बोलते हैं कि नर्वस सिस्टम किसमें पार्टिसिपेट करता है, कोऑर्डिनेशन में। तो कोऑर्डिनेशन एक एक्शन एंड सेंसरी इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसमिटिंग सिग्नल को ट्रांसमिट करने के फॉर्म में, रूप में, जो क्या कहते हैं कि इम्पल्स के फॉर्म में जा रही है, वो सेंसरी जो इंफॉर्मेशन है और उसका जो एक्शन है उसको कोऑर्डिनेट करती है, कहाँ से, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट से। तो इस प्रकार से आपने समझा कि न्यूरॉन से बना हुआ एक ऐसा सिस्टम जो कि स्टिमुलाई के द्वारा स्टिमुलेट होकर सारी फंक्शनिंग को, सारी मैकेनिज्म को, सारे चीज़ों को
कलेक्ट करके कोऑर्डिनेट करके इस प्रकार से रिप्रेजेंट करता है। आइए देखते हैं। अब ये तो हमने डिफरेंट बहुत ही सिंपल मैनर में आपको समझाया। द नर्वस सिस्टम इज अ हाईली कॉम्प्लेक्स सिस्टम, एक बहुत ही हाईली कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, पार्ट है जो कि कोऑर्डिनेशन में पार्टिसिपेट करता है। और कोऑर्डिनेशन और ऐसे होगा जबकि इंफॉर्मेशन को वो इंपल्स के माध्यम से एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में भेजता है, जहाँ पे न्यूरॉन्स का बहुत स्पेशल रोल है, इसीलिए इसको स्पेशलाइज्ड सेल बोला गया है। दिस इज द स्पेशलाइज्ड सेल। अब हमने एक डायग्राम अब आपको यहीं पे बताना चाहेंगे। These specialized cells which are grouped in the body parts of the human beings or the animals, particularly in the human being, as you can take it to the example, there are the three kinds of the systems, nervous system which are found into the animals. तीन प्रकार के सिस्टम होते हैं। तो तीन प्रकार के जो सिस्टम होते हैं, एक नर्वस सिस्टम होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, और तीसरा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CNS बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड टू द CNS, विच इंक्लूडेड टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। CNS जो सेंट्रल, जो हमारा सेंट्रल पार्ट है, उस पार्ट ये इसमें शामिल होता है, जो कि पूरा ब्रेन और ये हमारी जो स्पाइनल कार्ड इससे एसोसिएट करती है, जो जुड़ी रहती है, कोऑर्डिनेट होती है, वो पार्ट। मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड विच आर इंक्लूडेड इनटू द CNS. CNS is the central part, and the brain is the central part, so that to the have to the lot of the centers for that to the performing work. तो यहाँ पर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को शामिल किया जाता है। कैसे होता है आगे हम बताएंगे आपको। दूसरा क्या है? दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल क्या होता है? पेरिफेरल का मतलब होता है अवे फ्रॉम सेंट्रल। सेंट्रल पार्ट से जो भी पार्ट बचे होते हैं, या फिर जो बॉडी पार्ट्स और भी होते हैं अपर और लोअर में, जहाँ पर भी, तो वो जो पार्ट्स होते हैं वो जानते हैं, हमने पहले भी बताया, एज यू नो दैट टू द नेटवर्क ऑफ द न्यूरॉन्स, नेटवर्क ऑफ द नर्व सेल। तो नर्व सेल का नेटवर्क है पूरा, इस सेंट्रल पार्ट से पूरे बॉडी पार्ट में किसी न किसी माध्यम से जुड़े होंगे। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा है, और जिस न्यूरॉन से जुड़ा है उसको बोलते हैं सिनेप्सिस बोलते हैं, जो कि अगले चैप्टर में हम बताएंगे। तो उस सिनेप्सिस के माध्यम से जो न्यूरॉन जुड़ के इस कॉम्प्लेक्स टाइप के नर्वस सिस्टम को बनाया है, तो उसमें हमने बताया कि अवे फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट, बियॉन्ड द सेंट्रल को छोड़ के जो भी पार्ट और बचे हैं, जहाँ पे पूरी न्यूरॉन जुड़ी हैं, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होती है। और जो कि सेंट्रल पार्ट जो भी इंफॉर्मेशन इंपल्सेस के फॉर्म में कलेक्ट करके भेजता है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पहुंचता है। बट मतलब जो भी ऑल द इंफॉर्मेशन विच आर कलेक्ट बाय द CNS from to the sensory neurons, which given to the impulses formed to the doing work in the पेरिफेरल रीजन। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो चीजें होती हैं, दैट्स इंक्लूडेड टू द क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। तो स्पाइनल ये कार्ड होती है हमारी, और स्पाइनल कार्ड जो होती है, अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे वर्टिब्रीज होती है, 33 वर्टिब्रीज पाई जाती है, यहाँ से लेके पूरे कॉक्सियल रीजन तक, सेक्ट्रल रीजन तक, और उसमें वो डिफरेंशिएट करती हैं 6, 5, 3, 5 एक एक में ऐसे करके। तो हर डिफरेंशिएटिंग पार्ट से जो वर्टिब्रीज होती है, वहाँ से न्यूरॉन्स निकलते हैं स्पाइनल नर्व। तो स्पाइनल नर्व कम्युनिकेट करके इस पेरिफेरल पार्ट में जाती है, और जो एक्सट्रीमिटीज बोलते हैं लिम्फ पार्ट में, या फिर जो आपका जो विसरल पार्ट है, ये पूरा बॉडी ऑर्गन्स का बॉडी जो सेगमेंट है जहाँ पे विसरल पार्ट होती है, वहाँ पे जाती है। तो इस हिसाब से क्या आपने समझा कि पेरिफेरल रीजन वो है जो कि सेंट्रल पार्ट को छोड़ के पूरे पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, और वहाँ से सेंट्रल पार्ट से इसका कम्युनिकेशन थ्रू द वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल जो नर्व्स होती हैं, जो स्पाइनल कार्ड से निकल के आती हैं, उसके माध्यम से पूरे विसरल और जो एक्सट्रीमिटीज जो लिम्फ पार्ट होता है वहाँ तक जाती है। तो ये पेरिफेरल रीजन है। और एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये स्पेशल टाइप का नर्वस सिस्टम है जिसका डायरेक्ट संबंध ब्रेन से है। मेडुला ऑब्लांगेटा है। मेडुला ऑब्लांगेटा जो कि हार्ट को कंट्रोल करती है, हार्ट के बीट को कंट्रोल करती है, हार्ट बीट को कंट्रोल करके उसके एक्साइटेशन और इनहिबिशन को कंट्रोल करती है। इसलिए वहाँ में 2 सेंटर पाए जाते हैं, और जो 2 सेंटर जो है सिम्पथेटिक और पैरासिम्पथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है,
क्योंकि जो हार्ट है वो कार्डियक मसल से बना है, और कार्डियक मसल जो होती है वो ऑटोनॉमिक इनवॉलंटरी फंक्शनिंग होती है, वो हमारे विल पावर पर डिपेंड नहीं करती। देयर आर डू नॉट हेल्प द विल पावर इन टू द ऑटोनॉमिक सिस्टम बिकॉज दिस इज an involuntary function, and that's through the sympathetic nervous system and the parasympathetic nervous system, which control and regulate by the heartbeat of the heart, which can say that to the different kinds of the conducting tissues, and that is the originate to the wave of the impulsive wave of the contraction, and that contraction which are going through the AB and the bundle of the Purkinje fiber. तो पूरे कार्डियक मसल्स को कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रोसेस में जाने के लिए वेव ऑफ द कंट्रैक्शन निकलती है, जो कि ऐसे नोड निकलती है, और ऐसे नेट को डायरेक्टली इस पैरासिम्पथेटिक और सिंथेटिक जो नर्व्स होती है वो, जैसा मैंने बताया कि यहाँ से सबस्टांसेस निकलते हैं। जो सिंथेटिक होता है वो सिंथेटिक नर्व निकालता है, सिंपैथेटिक निकालता है, और जो पैरासिम्पथेटिक होता है वो एसिटिल्कोलिन निकालता है। तो इन दोनों के प्रभाव से ही एक जो सिंथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक्सेलरेट करती है, मतलब एक्साइट करेगी, और जो पैरासिम्पथेटिक जो न्यूरॉन होती है, नर्वस सिस्टम होती है, वो इनहिबिट करती है। तो इनहिबिट करने के लिए एसिटिलकोलिन निकालता है और इधर सिंथेटिक निकालता है। अगर हम हार्मोनल लेवल पे जाएंगे तो नॉरएपिनेफ्रिन निकलेगा और एपिनेफ्रिन निकलेगा, एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन दोनों का वर्क होता है जहाँ पे कम्युनिकेशन होता है नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम का। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कि कार्डियक मसल, जो कि स्टिफ्ड मसल्स होती है बट इनवॉलंटरी फंक्शन होती है और यहाँ पे पाई जाती है। तो 3 प्रकार के नर्वस सिस्टम आपने देखे, CNS, PNS, ANS। तो इसी को स्टार्ट डिटेल में बोला जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब हमको देखिए ऑटोनॉमिक जो जैसा कि जो हार्ट से बिलोंग करता है एकदम अलग हो जाता है। हमको 2 देखने हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसा मैंने बताया, as I mentioned that about to the central nervous system which have to the brain and spinal cord. Brain is a 3 parts. To the prosencephalon, mesencephalon and rhombencephalon. There are 3 parts. It is also called to the forebrain, midbrain and hindbrain। तो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, और बहुत सारी यहाँ पे अलग अलग और भी पार्ट्स होती हैं, और उस पार्ट्स के माध्यम से तो फोरब्रेन, मिडब्रेन, हैंडब्रेन के माध्यम से प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन और रॉम्बेंसेफेलॉन होता है। तो यहाँ पे जो फोरब्रेन होता है वहाँ पे बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, यहीं पे हाइपोथैलेमस भी पाया जाता है, पैराथैलेमस होता है, पेरियल बॉडी होती है, और यहीं पे आपकी ग्लैंड्स पाई जाती है। तो मिड ब्रेन जो होता है वो आपके जो मिड ब्रेन बहुत ही रूडिमेंट्री होता है, बहुत ही स्मॉल पार्ट होता है, और तीसरा जो होता है आपका हिंड ब्रेन में मेटासेफेलॉन और मायोसेफेलॉन होता है, जिसमें मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरेबेलम एंड पोन्स पाया जाता है। मेडुला ऑब्लांगेटा, पोन्स एंड सेरेबेलम। तो आप देखिए, तो अब आपके इस जो हमने ब्रेन के रीजन को बताया, हम 60 ब्रीफ में पढ़ेंगे क्योंकि आप ब्रेन को पढ़ना नहीं है। हम जल्दी से ब्रेन को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके आगे बढ़ते हैं। ब्रेन जो कि एक लेयर से ढका होता है तो उसको मेनिंग्स बोलते हैं। मेनिंग्स होता है, और जब ढेर सारी वहाँ पे लेयर मेनिंग्स बोला जाता है, तो द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय टू द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टू द ब्रेन। और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने वाली जो लेयर होती है, ऊपर की अपर लेयर होती है, वो मेनिंग्स कहलाती है। सिमिलर उसको मेनिंग्स बोलते हैं। और ये जो है अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरीके से पाया जाता है। मतलब कहने का कि अगर हम जैसे से लेके मैमल्स तक बात करेंगे तो 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर होते हैं। तो हमारे में 3 लेयर होते हैं। तो वो जो 3 लेयर्स होते हैं वो इन मैमल देयर आर 3 मेनिंग, जैसे कि हमने बताया कि ड्यूरामीटर्स और पियामीटर होता है। और जो हम लोगों ने एक डेवलप और हो जाती है जिसको बोलते हैं आर्किनॉइड, मतलब 3 लेयर, ड्यूरामीटर, इनर पियामीटर और इन बिटवीन टू द इसके बीच में पाया जाता है तीसरा लेयर
आर्किनोइड। तो 3 लेयर होती है और 3 लेयर इसको प्रोटेक्ट करती है, जो आपका ब्रेन होता है उसको प्रोटेक्ट करती है। ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है, अलग अलग एनिमल्स पे अलग अलग लेवल पे बढ़ाती है। उसके बाद अब हमने बताया कि अलग अलग पार्ट है। आप देखिए फॉरब्रेन, मिड, पीछे से चलेंगे तो फॉरब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन से ही जुड़ी होती है हमारी स्पाइनल कार्ड। तो स्पाइनल कार्ड का जो रीजन है वहाँ पे वो सेरिबेलम से बिलोंग करता है। और यहाँ पे जो हमारा मेन भाग है फॉरब्रेन का, उसमें सेरिब्रम पाया जाता है। और वहाँ पे बहुत सारे मैंने कहा कि जैसा कि सेंटर पाए जाते हैं, हाइपोथैलेमस पाया जाता है, वहीं पे एपिथैलेमस पाया जाता है, वहाँ पे पीनियल बॉडीज पाई जाती है, वहीं पे जो है आपका वो उसी से एसोसिएट करता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। और वहीं पे बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, जितने भी सेंटर्स जो आपके बॉडी में सारी एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। उसके बाद मैं बात कर रहा था आपके हिंड ब्रेन की, जो कि लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। और वहाँ पे एसोसिएशन में 3 भाग है, दो है मेटेनसेफेलन, माइलोसेफेलन। तो मेटेनसेफेलन में 2 भाग होते हैं, एक पोन्स होता है और एक सेरिबेलम होता है। पोन्स और सेरिबेलम पार्ट होता है और एलांग विद द मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा को मैंने आपको डिफरेंशिएट किया गया ऑलरेडी। टू डिफरेंशिएट टू द मेडुला ऑब्लांगेटा देयर सिचुएशन एंड देयर फंक्शन, बट द सेरिबेलम एंड द पोन्स इज अ पार्ट ऑफ द मेटासेफेलन ऑफ द मिड hind brain of the brain, so that this is the that position where the communication of the spinal cord to the and to the hind region, cerebellum, pons, and pons is the very small regions, and cerebellum and to the spinal cord which are communicated to each other and have to the also to the fluid, that's called the spinal fluid. So cerebrospinal fluid is also present in between to the in between the meninges. तो इसके बाद हम चलते हैं। तो ये हमने कुछ आपको ब्रेन के विषय में बताया। बाद में हम लास्ट में बात करेंगे स्पाइनल कार्ड की। तो स्पाइनल वर्टिब्री, यहाँ पे स्पाइनल कार्ड जो होती है वो यहाँ से लेके आपके इस रीजन से लेके कॉक्सियल रीजन तक, कॉक्सिक्स तक पाई जाती है। और यहाँ पे ये वर्टिब्री के फॉर्म में होती है, पैसिस वर्टिब्री होती है। और ये पैसिस जो वर्टिब्रीज होती है वो डिफरेंशिएट करती है। तो जो डिफरेंशिएशन होता है वो 31 pairs of the emerging from it। 8 जो होते हैं सर्विकल होते हैं, सर्विकल ये बोन्स होती हैं, तो वहाँ से सर्विकल जो वर्टिब्री होती है वहाँ से निकलते हैं। 12 जो होती है थोरैसिक होती है, ये हमारी जो रीजन होते हैं, ये 8 ये हो गई, 12 ये हो गई। 5 जो हमारा जो लंबर रीजन है, ये पेट जो हमारे स्टमक के नीचे जो रीजन होता है। 5 जो होते हैं सैक्रल रीजन होते हैं, ये सैक्रल वाला रीजन। और एक जो है कॉक्सियल रीजन होता है। तो 12, 20, 5, 25, 25, 5, 30, 2, 30 31, ये 31 जो आपकी वर्टिब्रीज होती हैं। और उसके बीच में ये 31 पेयर्स ऑफ द जो स्पाइनल नर्व होती है वो, जो कि पूरी पेरिफेरी से कनेक्ट होती है और सारे फंक्शन को रेगुलेट करती है, करती हैं। तो ये ब्रेन से रिलेटेड कुछ चीजें थी, हमने बताया। हमको मेनली क्या पढ़ना है, सीएनएस और पीएनएस को देखना है। तो अब आप जानते हैं कि जो कि न्यूरॉन से बना जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे काम करता है। देखिए, एक हम एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन लेते हैं। 3 जो ट्रांसमिशन और जो स्टिमुलेशन और जो इफेक्टर के माध्यम से वर्क होता है। देखिए, यहाँ पे मैंने कहा है सेंसरी रिसेप्टर, ये सेंसरी इनपुट, सीएनएस, मोटर पार्ट, मोटर आउटपुट एंड इफेक्टर। ये देखिए क्या जो आपको बताना चाहेंगे, देयर आर द 3 काइंड्स ऑफ द रिसेप्टर्स व्हिच आर फाउंड इन द बॉडी। External receptor is externally, as we visually which are seen to the there are the 5 eyes, ear, nose, skin and tongue. So 5 external receptors which are also called to the sensory organs, a specific type of the sensory organ, and that too have to the sensory cells. So this is a sensory receptor and which receives to the stimulation or the information which by the stimuli, and that to the information which received by goes to the CNS. CNS is the
brain and spinal cord through the sensory input. Input is the dose of information which obtained by the sensory cells from the environment. Environment से जो information कलेक्ट किया गया है, रिसीव किया गया है, इसके माध्यम से सेंसरी सेल के माध्यम से वहां पे वो क्या जाना जाता है, सीएनएस को जाता है, ब्रेन को जाता है, और ब्रेन से फिर जिस बॉडी पार्ट के मैंने कहा विच ऑफ द बॉडी पार्ट विच आर बिलोंग्स और रिलेटेड टू द डूइंग पर्टिकुलर वर्क फॉर दैट परफॉर्मिंग और द कंप्लीशन ऑफ दैट वर्क. तो मोटर आउटपुट यहाँ से देखिए सेंसरी इनपुट इंफॉर्मेशन को दिया गया और मोटर जो न्यूरॉन्स होती है जो हमारे अंदर अलग अलग बॉडी पार्ट में रहती है वहां से आउटपुट दिया जाता है. किसको दिया जाएगा? वो इंफॉर्मेशन जिसको दिया जाएगा इफेक्टर कौन होती है, टारगेट टिश्यूज और ग्लैंड्स होती है, मसल्स होती हैं. जैसे मान लीजिए पैर की मसल से काम करना है, हमने जो एग्जांपल अभी दिया था, तो पैरों के मसल्स को इंफॉर्मेशन ये मोटर न्यूरॉन से दी, कहां से पहुंचेगी? जबकि हमने सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया है. ठीक है, तो ये तो हमने एक पैसेज बताया. तो क्या है, इसमें 3 पैसेजेस होती है. एक हो गई सेंसरी सेल्स हो गई, दूसरा सीएनएस हो गया ब्रेन जो है, और तीसरा कम्युनिकेशन हो गया. कम्युनिकेशन तो उसी के आधार पर मतलब 3 आधार, एक चैनल, एक पाथ, एक प्रोसीजर के माध्यम से, उस चैनल के माध्यम से ये जो ट्रांसमिशन इंपल्सेस का जो ट्रांसमिशन है वो ट्रैवल करता हुआ न्यूरॉन के माध्यम से पहुंचता है. इस एक यहाँ पे इस ग्राफिक्स के माध्यम से, एरो के माध्यम से हमने ये बताने का प्रयास किया है कि ये जो नर्वस सिस्टम होता है कैसे वर्क करता है. तो देखिए, जैसा मैंने बताया, as you know that is very well about to the there are 3 kinds of systems, nervous system, CNS, PNS and ANS. But here are CNS, central nervous system. CNS, first of all, अब हम एक तरफ चलेंगे. First of all, to the one direction. When the information which are received by to the sensory cells and that given to the output which are input which given in the brain. ब्रेन को दिया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दिया जाता है. देखिए एरो में लगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. चैनल दोनों होंगे, दोनों वाइस वर्सा के फॉर्म में एक तरफ से इंफॉर्मेशन जाएगा, एक तरफ से आएगा. तो यहाँ पे देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अब ये क्या करती है, इंपल्सेस को कंडक्ट करके उस पार्ट को पहुंचाने का प्रयास करती है जहाँ पे फंक्शन होना है. देखिए थ्रू द मोटर डिवीजन जो कि हमने इफेक्टर के फॉर्म में यहाँ पे आपको बताया, उस इफेक्टर के फॉर्म में यहाँ पे आती है. अभी कहाँ से जाएगी? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जैसे मैंने कहा हार्ट से बिलोंग करेगी क्योंकि ये इनवॉलंटरी फंक्शनिंग होती है. यहाँ पे वो रिफ्लेक्सेस आते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते, और कुछ सोमैटिक नर्वस सिस्टम होती है जो वॉलंटरी होती है, जैसे स्टेटेड मसल, हाथों और पैरों की मसल्स है, यहाँ पे ये जो मसल्स होती हैं वो करते हैं. तो जैसा मैंने बताया कि एक 3 प्रकार के एक्सोरिसेप्टर रिसेप्टर्स होते हैं. एक्सोरिसेप्टर मैंने 5 बताया. ऐसे इंटरनल रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारे न्यूट्रल ऑर्गन में पाए जाते हैं, और प्राप्योसेप्टर होते हैं जो कि हमारे जो स्केलेटल स्टेटेड मसल्स में होती है, जॉइंट के होती है. यहाँ पर ये हर जगह पे न्यूरॉन्स होती है. वो न्यूरॉन्स क्या करती है, ये इस इंटरनल बॉडी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, और जो हमारे हमारी जो 5 जो है रिसेप्टर होती है वो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके, तो किसी भी स्टिमुलाई, मैंने कहा कि एनी काइंड ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द स्टिमुलाई दैट इज इलेक्ट्रिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल, सो दैट द फर्स्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन व्हिच आर गोस from to the CNS to PNS and to the motor divisions. That is, there are 2 kinds of divisions which are found: autonomic nervous system, somatic nervous system, which is the involuntary and the voluntary functioning, and autonomic is also which are which being during to the heartbeat of the cell. Parasympathetic and sympathetic. Parasympathetic is the inhibitory nature, and to the sympathetic is the excitatory nature. So that we are the sympathetic divisions and the parasympathetic division. But here to the sensory apparent, sensory division, जो कि this is the apparent region, and that apparent region which receives to the internal information once again to the through the peripheral, via to the peripheral nervous system into the central nervous system. तो कुल मिला के मैंने आज जो है आपको पूरा नर्वस सिस्टम का जो बेसिक था वो हमने आपको समझाने का प्रयास किया. इसके बाद कल हम एक्चुअल न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे और अगले लेक्चर में. तब तक के लिए धन्यवाद.